हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। उसमें हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और क्यों होता है। उसके बाद हम देख रहे थे वेरिएशन किस में आता है। वेरिएशन का मतलब आप जानते हैं जो चेंज आते हैं, उसमें आपने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं, लेकिन एसेक्सुअल मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंज आते ही नहीं है, माइन्यूट सा चेंज आता है, बहुत बिल्कुल मतलब स्मॉल चेंज आता है जो कि बाद में थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ सकता है। जैसे कोई एक बैक्टीरिया है, डिवाइड कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, धीरे धीरे डिवाइड कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा चेंज आते जाते वो बड़ा चेंज एक बार बन जाए, लेकिन कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। क्योंकि हो सकता है कि जब डिवाइड कर रहा हो तो थोड़ा बहुत रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में डीएनए थोड़ा कंटेंट उधर ज्यादा हो जाए या कोई जीन्स का कैरेक्टर हो जाए, तब ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा होता नहीं। हम लोग देख रहे थे उसके बाद फिजन के बारे में। तो फिजन क्या होता है, आपने उसमें आपने हमने मतलब बताया था आपको कि व्हेन अ सिंगल सेल स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन इट इज कॉल्ड द फिजन। ठीक है। और फिजन में होता क्या है कि एक सेल होती है वो डिवाइड कर जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था फिजन में क्या होता है कि कोई भी एक सेल होती है, ऐसे कोई एक सेल होती है और क्या हो जाती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अच्छा, अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए तो आप देख रहे होंगे कि एक साइटोप्लाज्म से ही दो सेल बन जाती हैं। ठीक है, एक एक ही सेल होती है उससे, उसके बाद उससे दो सेल बन जाते हैं, तो इसी से मिलकर बनी है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि एक सेल डिवाइड हो गई? ठीक है, क्योंकि एक ही सेल है वही तो डिवाइड होके देखो दो सेल बनी है। सेल डिवीजन का क्या मतलब है कि एक सेल दो मतलब दो इक्वल पार्ट में हो गए। तो क्या फिजन सेल डिवीजन के ही इक्वल है? मतलब सेल डिवीजन और फिजन एक ही है। देखिए, सेल डिवीजन का मतलब होता है कि सेल को डिवाइड करना, उसके अंदर हमारा फिजन आता है। देखिए, सेल डिवीजन आप जब पढ़ेंगे माइटोसिस वगैरह, तो उसमें आप पढ़ेंगे सेल डिवीजन। जैसे हम लोग हैं तो हमारे जो जोमेटिक सेल होते हैं, जोमेटिक सेल मतलब जो हमारी जर्माइनल सेल नहीं होती, मतलब ये सारी सेल, ठीक है, ये सारी सेल, हाथ की सेल, ये जो हमारी स्किन की सेल है, और जो स्पर्म वगैरह होते हैं, ओवा होते हैं, उनको छोड़ के जो हमारी सेल होती है वो क्या होती है, हमारी जोमेटिक सेल। उनमें जोमेटिक डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है और उसमें जो भी डीएनए का कंटेंट होता है दोनों में बराबर हो जाता है, तो ये हमारा जोमेटिक सेल डिवीजन होता है। तो उसी तरह ये इसमें होता है। अब देखिए, जब इसमें भी डिवीजन होता है, ये भी एक सेल है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये जब डिवाइड करते हैं तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो ये जब डिवाइड करते हैं तो इनमें भी जो कंटेंट होता है डीएनए का दोनों में सेम चला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक सेल डिवीजन ही है। लेकिन सेल डिवीजन, अब इसमें किसी को लाइफ मिलने की, कोई सेल डिवीजन का यूज करके रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। अब फिजन में आपने देखा था कि एक हमने आपको बताया था बाइनरी फिजन, एक बताया था आपको मल्टीपल फिजन। ठीक है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन में आपके एक सेल बहुत सारे सेल से डिवीजन हो जाते हैं। मल्टीपल फिजन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा और देख लेते हैं फिजन के बारे में कि कैसे होता है। देखिए, अब देखिए इसमें मान लेते हैं मैंने एक आपको बताया था कि थोड़ा आपको और बताऊंगा कि फिजन होता क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा आप जान लीजिए कि फिजन होता क्या है। आपके उसमें दिया नहीं होगा और ये इसको शामिल भी नहीं किया जाता, लेकिन अगर है तो थोड़ा अगर आप देख लेंगे इसको तो आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। देखिए, जो आपका फिजन होता है, फिजन में होता क्या कि मान लीजिए ये कोई एक सेल है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक सेल है, इसके अंदर ये क्या आपका हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक, ये आपका न्यूक्लियस होगा, ये आपकी क्या है, सेल है। अब ये आपकी सेल है, तो होता क्या है कि इसका जो सबसे पहले उसमें देखो दो फेस आती है, एक होती है प्रिपरेटरी फेस, एक आपकी होती है प्रिपरेटरी फेस, और एक होती है माइटोटिक फेस। माइटोटिक फेस जो होती है वो लॉन्ग फेस होती है, प्रिपरेटरी फेस सॉरी, ठीक है, तो जो आपकी प्रिपरेटरी फेस होती है वो लॉन्ग फेस होती है, माइटोटिक फेस में आपको सिर्फ सेल डिवीजन हो जाता है। अब देखिए, जो प्रिपरेटरी फेस होती है, इसमें क्या होता है कि आपको सेल का जो भी कंटेंट है उसको बनाना रहता है, कि मतलब ये सेल है तो हो सकता है आप इसको डिवाइड करना है दो सेल में, दो सेल में इसको डिवाइड करना है, तो पहले तो इसके पास इतना कंटेंट आना चाहिए जिससे ये दो सेल को दे सके, दो सेल में डिवाइड हो सके। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो इसको दो सेल में डिवाइड होना तो क्या करना पड़ेगा कि अपने ही पहले कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद दो सेल में डिवाइड हो पाएगा। तो इसके लिए अपने कंटेंट को बढ़ाता है। इसमें तीन फेज पहले आ जाती है प्रिपरेटरी फेज में, एक हो जाती है G1, एक हो जाती है S और एक हो जाती है G2 फेज। G1 फेज में हम मतलब तैयारी होती है कि सेल को अब डिवाइड करना है। एस फेज में हमको बताता हूँ, एस फेज और G2 फेज में भी लास्ट में फिर देखा जाता है कि कोई चीज बच तो नहीं गई, कोई ऐसी चीज बच तो नहीं गई जिसको हम नहीं डिवाइड कर पाए, जिसका कंटेंट हम नहीं बढ़ा सके। तो G1 और G2 ये हो जाती है। एक बीच में जी जीरो फेज आ जाती है। अगर मान लीजिए सेल ने तैयारी कर ली, उसके बाद इसको लग रहा है कि मुझे डिवाइड अब नहीं करना, तो ये जी जीरो जो होती है इसको हम कहते हैं क्वीसेंट फेज।
ठीक है, क्वीसेंट स्टेज हो जाती है या फिर क्वीसेंट फेज। इसमें क्या होती है, फिर पहले तैयारी तो हो जाती है, उसके बाद फिर सेल डिवाइड नहीं करती है, तो इसको हम G0 फेज या क्वीसेंट फेज कहते हैं। इसमें सेल डिवाइड बाद में नहीं होती, पहले प्रिपरेशन हो जाता है। तो ये आपका होता है। अब देखिए ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये डिवीजन होता है। देखिए मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस में आपको पता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं धागे द्वारा। ठीक है, ऐसी रचना इसकी हो जाती है क्रोमेटिन थ्रेड। अब देखिए क्रोमेटिन थ्रेड हो जाते हैं मतलब एक दूसरे से लिपटे हुए। ठीक है, इंटरमिंग्ल मतलब होते हैं एक दूसरे से लिपटे हुए। अब आपको करना क्या है, इनको डिवाइड करना। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करने के लिए इनको मतलब आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे डिवीजन मतलब हो सके। अब इस तरह धागे में मतलब संरचना है, तो इसको आप कैसे डिवाइड कर पाएंगे। तो ये जो होता है ये आपका मतलब ये जो आपका मतलब दिख रहा है क्रोमेटिन थ्रेड, ये बन जाता है एक रोड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, रोड लाइक स्ट्रक्चर में, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये होता किसमें, उसके लिए एक फेज होती है। अब देखिए आपके सबसे पहले आपने पढ़ा कि एस फेज में आपका ये जो है ये आपका डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये होती कैसे है, तो इसमें आपको पता होगा कि भाई ऐसे डीएनए होगी। ठीक है, ऐसा आपका डीएनए होगा, ऐसा डीएनए होगा। अब ये डीएनए क्या करेगा, बाद में डिवाइड करेगा। तब जब ये डिवाइड करेगा तभी तो आपका ये बनेगा। अब ये जब डिवाइड करता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत ऐसे डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी थोड़ी आप जब 12th में जाएंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि एक डीएनए कैसे डिवाइड होती है। ठीक है, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जब एक डीएनए डिवाइड होती है। ठीक है, अब ये सॉरी इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन आप जब होता है जब आप प्रोटीन के बारे में देखते हैं, ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन आपको बनाना है, तब वहां पर आप आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। अगर एक डीएनए दूसरा डीएनए बना रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को अगर देखते हैं तो उसमें होता क्या कि एक ऐसा डीएनए होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये जो ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा है, ये ऐसे इधर उधर को खुलने लगता है। ठीक है, ऐसे ऐसे खुलने लगता है। जैसे एक डीएनए था, ये पहले एक डीएनए था, जैसे मतलब फटने लगता है, इसकी दोनों जो स्ट्रैंड होती है ऐसे ऐसे फटने लगती है। पहले ऐसे था, अब इसको मान लीजिए दोनों को पकड़ के ऐसे खोल दिया जा रहा है। तो ऐसे खोलने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम पाई जाती है जिसको हम कहते हैं टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम काम करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं टोपो आइसोमेरेज, जो क्या करती है, इसको चैन को खोलने के लिए काम करते हैं। उसके बाद अब जब चैन खुल जाती है तो यहाँ पर दूसरी स्ट्रैंड जुड़ने लगती है, दूसरी स्ट्रैंड जुड़ने लगती है, ऐसे ऐसे दूसरी स्ट्रैंड जुड़ने लगती है। ठीक है, ऐसे दूसरी स्ट्रैंड जुड़ती है तब आपका दूसरा डीएनए बनता है। ऐसे जब दूसरी स्ट्रैंड जुड़ने लगती है तो आपका दूसरा डीएनए बनने लगता है। अब जब ये दूसरा डीएनए बनता है तो इसी तरह अब हो सकता है कि अब इसको खोलते खोलते, ठीक है, इसको खोलते खोलते पीछे का और ना फंस जाए। होता नहीं कि हम जब किसी अगर मान लीजिए रस्सी है तो रस्सी को ऐसे खूब घुमा दे खूब ऐसे, ठीक है, उसके बाद इसको खोलें तो हो सकता है जैसे फिर छोड़े फिर उसी तरह लिपट जाए। तो यहाँ पर आपके यहाँ फिर से ना लिपट जाए, तो यहाँ पर आपके प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एसएसबीपी। ठीक है, इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एसएसबीपी। अब आप सोच रहे होंगे एसएसबीपी का क्या मतलब है, तो इसका मैं आपको फुल फॉर्म लिख के दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये आपकी होती है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पर आपका जब ये डीएनए फट रहा है तो यहाँ पर टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है, उसको फाड़ने का काम कर रहा है। यहाँ हो सकता है कि फिर से ये ना आगे लिपट जाए, तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रोटीन काम करते हैं जिसको हम एसएसबीपी कहते हैं। फुल फॉर्म इसका होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड जो है, सिंगल स्ट्रैंड इधर को जा रहे किधर को जा रहे, तो वहां पर एक बाइंडिंग, ठीक है, इसको बांधने का काम करती है बाइंडिंग प्रोटीन, इसको बांधने का काम करती है और इसको दूर करने का काम करती है कि दो डीएनए बन पाए। यहाँ पर एक दूसरी डीएनए बनती है, एक दूसरी डीएनए बनती है। अब यहाँ पर एक प्राइमर चलता है, आप आगे पढ़ेंगे
यहाँ पर एक प्राइमर चल रहा है, जैसे अगर ये 5 प्राइमर है और अगर ये 5 है तो ये डेफिनेटली 3 होगा। उसी तरह अगर ये 5 है तो अगर मान लीजिए ये चैन आपकी इधर को जा रही है तो ये 5 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये फिर ये आपकी हो जाएगी 5 प्राइमर। ये अभी आप बाद में आगे जब चलेंगे तो 12th में जब पहुंचेंगे तो अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये होता है। लेकिन मैं आपको इसलिए ओवरव्यू दे रहा था कि आप समझ पाएं कि कैसे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना आप याद रखिए कि डीएनए यहाँ पर रेप्लिकेट हुआ, ठीक है। एक एक चीज से एक मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए से बन रहा है। उसके बाद जब ये बन जाएगा, ठीक है, अभी जब डबल कंटेंट हो जाएगा तब ये रोड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। पहले ये डबल हो जाएगा, फिर ये रोड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि अगर रोड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, मतलब ऐसे अगर ये इस तरह पड़ा रहेगा, उसके बाद हम इसको मतलब बांटने चाहें तो ठीक से बांट नहीं पाएंगे। तो इसको हम इसको मतलब एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, जो कि ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, थोड़ा ऐसे होता है, स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे क्रोमोसोम बनता है। तो ये जब ये क्रोमोसोम की तरह हो जाएगा तब इसको बांटने में आसानी रहेगी। तो ये आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। अभी ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत बताया है। आगे आप जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में इसको आप पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, ठीक है। ये आप समझ गए। तो आपका इस फेस में क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, मतलब आपने डीएनए सिंथेसाइज किया। आगे अब क्या होगा, डीएनए सिंथेसाइज हो गया आपका। अब आपको अब आगे करना क्या है, ठीक है। कोई सेल थी, फिर से बना देते हैं। कोई सेल थी के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि न्यूक्लियस का कंटेंट डबल करेंगे, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस का कंटेंट डबल होगा, यहाँ पर जो आपके ऑर्गेनल होंगे उनका वो भी डबल हो जाएंगे, यहाँ पर सब हो जाएगा। न्यूक्लियस का जब कंटेंट डबल होगा तो उसमें क्या होता है, डीएनए तो होता है सबसे ज्यादा। डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल, उसी के कारण तो सब आएगा कि कैसा भाई होना चाहिए सेल, कैसा नहीं होना चाहिए, तो सब उसी के कारण तो आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको डीएनए डबल करना पड़ेगा। हमने डीएनए को रेप्लिकेट कर लिया या फिर डबल कर लिया। उसके बाद इसमें 4 फेज आएंगे, ठीक है। 4 फेज आएंगे, आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। जैसे पहला आएगा आपका प्रोफेज। प्रोफेज प्रोफेज में अब होता क्या, ठीक है। प्रोफेज में होता है कि जो भी आपके सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जो भी आपके सेल ऑर्गेनल है, और इनमें होता क्या है कि जो भी आपके सेल ऑर्गेनल है वो सब डिसेपियर हो जाएंगे। डिसेपियर मतलब गायब हो जाएंगे। जो भी सेल थी उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल थे वो डिसेपियर हो जाएंगे प्रोफेज में। उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, वो भी गायब हो जाएगा, डिसेपियर हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या डिसेपियर हो जाएंगे, सेल ऑर्गेनल डिसेपियर हो जाएंगे, ठीक है। और क्या डिसेपियर हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेपियर हो जाएगा। क्यों डिसेपियर हो जाएगा, देखिए अब ये जो चीज है, जब मतलब कोई सेल थी, ऐसे कोई सेल थी, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। अगर सबसे पहले आपको करना क्या है कि न्यूक्लियस को डबल करना है, ठीक। न्यूक्लियस को जब डबल करना है तो इस मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा, जिससे दीवार बीच में ना रहे, और आराम से सेल जो उसका न्यूक्लियस है वो मतलब ऐसे जब ये दीवार नहीं रहेगी तो ये न्यूक्लियस का थोड़ा आधा कंटेंट इधर चला जाएगा, इधर कंटेंट थोड़ा इधर चला जाएगा। लेकिन अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो क्या करेगी, ये इसको जाने नहीं देगी कंटेंट को। तो उसी के लिए ये आपका गायब होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जब ये गायब होगा तो ये दोनों तरफ जा पाएगा, मतलब ऐसे ये गायब हो जाएगा। जैसे दूसरे स्टेप में आपको बताऊं तो ये मान लीजिए जो जो था गायब हो गया, तो जब इसका जो इसके अंदर का कंटेंट है ऐसा हो जाएगा, मतलब ये चीज गायब हो गया, ऐसे अंदर पड़ा था, ठीक है, ये गायब हो गया, ये वाली ये जो ऑर्गेनल ये गायब हो गया। तो यहाँ पर तो है नहीं, जब ये है नहीं तो आगे क्या हो जाएगा, ऐसे इधर थोड़ा बहुत चला जाएगा, ऐसा थोड़ा इधर बहुत चला जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस में क्या है यार, जेनेटिक मटेरियल, जो कि 2 पार्ट में हो चुका। अब ये बाद में फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ जाएगी और आपके 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो प्रोफेज में आपको करना क्या है, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं उनको सबको डिसेपियर कर देना है। यहाँ पर जितने मान लो यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल थे, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल थे,
ये मान लीजिए आपका क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है, यहाँ पर आपके थे आपके गोल्जी बॉडी थे। ठीक है, तो ये सब आगे क्या हो जाएंगे, इसमें डिसेपियर हो जाएंगे। और भी बहुत सारे जो थे, मैं सब नहीं बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपका राइबोसोम था, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आगे डिसेपियर हो जाएंगे। डिसेपियर हो जाएंगे, आगे फिर बन जाएंगे, क्योंकि भाई पूरी सेल आपकी बनी किससे होती है, सब प्रोटीन, प्रोटीन से ही तो बनी होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं सबसे बनी होती है। तो प्रोटीन है, फिर से बन जाएंगे, फिर डीजनरेट मतलब जनरेट हो जाएंगे। तो ये आपकी प्रोफेस में होती है। प्रोफेस में आपको क्या हुआ, सेल ऑर्गेनल डिसेपियर हुए, मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसेपियर हो गई। सेल मेम्ब्रेन डिसेपियर नहीं होगी। अगर वो डिसेपियर हो गई तो सब कंटेंट बाहर निकल जाएगा, सेल पूरी डेड हो जाएगी। ठीक है, अब प्रोफेस में ये हुआ। और प्रोफेस में होता क्या है, एक चीज और होती है। प्रोफेस में जितना भी आपका क्रोमेटिड मटेरियल था, जितना भी क्रोमेटिड मटेरियल था, क्रोमेटिड मटेरियल क्या होता है भाई, जो आपने देखा था जेनेटिक मटेरियल, ये इस तरह पाया जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है, इस तरह पाया जा रहा है। उसको आप किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये किसमें, ऐसे रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे ऐसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोफेस की ये कहानी हुई। आगे देखते हैं और क्या है। तो प्रोफेस में आपका ये हो जाता है। आगे अगर और मैं देखूं तो दूसरा फेज आपका आता है मेटाफेज। मेटाफेज में होता क्या है कि देखिए, आपकी एक सेल थी, ये सेल थी मान लीजिए। सेल में आपने क्या कर दिया, आपने उसका कंटेंट डबल किया अभी, लेकिन आपने न्यूक्लियस को डिवाइड नहीं किया, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ करना है न्यूक्लियस में। नहीं, सोच लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि आगे की प्रोसेस कैसे होती है। अभी सिर्फ आपका क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन डिसेपियर, सॉरी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसेपियर हुई है, सेल ऑर्गेनल डिसेपियर हुए हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। इसमें होगा क्या कि जो आपके क्रोमोसोम थे वो ऐसे मेटाफेज में क्रोमोसोम थे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये डबल हो गए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम होते तो इसी तरह है, मतलब ऐसे होते हैं, लेकिन जब इनका कंटेंट डबल हो गया तो इधर भी तो डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, क्रोमोसोम उतने ही थे। तो अब देखिए, जब इधर भी बन गया तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाता है। अब जब इनका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा, हम इसी तरह लाइन से लग जाएंगे। जैसे आपके जो ह्यूमंस होते हैं उनमें 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो अब ये होंगे क्या, यहाँ पर आपका आ जाएगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है, पहले इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपका जो सेंट्रोसोम है उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, 90 डिग्री पे ऐसे बाउंड होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है कि जो आपके क्रोमोसोम है उनको मतलब दोनों सेल के दोनों तरफ लेके जाए। न्यूक्लियस जब डिवाइड हो तो सेल और मतलब जो क्रोमोसोम है उनको बांटने का काम करते हैं। जब इन्होंने क्या किया तो इनको भी ये ऐसे ऐसे फंसा लेते हैं। ये भी इधर भी होता है, इनको ऐसे कर लेता है। तो दूसरी स्टेप में होता क्या है कि जैसे ये सेल है तो यहाँ पर आपका ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे ये। ठीक है, तो 2 पार्ट में ऐसे देखिए, आपके जो क्रोमोसोम है दोनों पार्ट में हो गए। अब दोनों पार्ट में जब हो गया तो एक दूसरी फेज आती है मेटाफेज के बाद एनाफेज। मेटाफेज में हुआ क्या कि जो भी आपके क्रोमोसोम थे वो इस फेज पे आ गए, यहाँ से उठ के आपके न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब हट चुकी है, तो अब बाहर इधर उधर जा सकते हैं, ये सब जेनेटिक मटेरियल उठ के यहाँ पर आ गए। अब रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुके हैं, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर एक फेज बना ली, ठीक है, एक यहाँ पर इक्वेटर फेज, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट इसको हम कहते हैं। मेटाफेजिक प्लेट मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए। मेटाफेजिक मेटाफेजिक प्लेट ये है, यहाँ पर सब अरेंज हो गए, उसके बाद इससे फंस गए। अब ये डिवाइड, जब अब ये डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये डिवाइड होंगे क्या, इसके लिए भी दूसरा फेज बनाएगा। इसी में आपको बता दे रहा हूँ, जिसको हम क्या कहते हैं, एनाफेज। एनाफेज तो मेटाफेज में आपने क्या किया, सबको यहाँ पर अरेंज कर दिया, सेंट्रियोल से जोड़ दिया। ठीक है, एनाफेज में आपने उनको
हटा दिया, दोनों पार्ट में चले गए। अब एनाफेज में ऐसे जब चले गए, उसके बाद एक आती है टीलोफेज। टीलोफेज में होता क्या है कि न्यूक्लियन जब ये दोनों पार्ट में, अब ऐसे तो दोनों पार्ट में चले गए, ये आपके थर्ड फेज हो गए, मेटाफेज, ये आपके थर्ड फेज। थर्ड फेज में दोनों डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे जब दोनों डिवाइड हो गए तो अब हो गया क्या, अगले स्टेप में दूसरी एक फेज आएगी, इसी में आपको बता दे रहा हूँ, इसको हम कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में होगा क्या कि जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल हैं वो आपके रीअपियर हो जाएंगे। आपकी जो भी मेम्ब्रेन, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी। बस समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो मतलब ऐसे डिवाइड हो तो यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, इस पे भी आ जाएगी। अब देखिए दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए। ठीक है, अब जब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका ऐसे हो जाएगा और ये दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसमें भी आपके ऐसे क्रोमोसोम, यहाँ पर भी ऐसे क्रोमोसोम बहुत सारे, मतलब जितने होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो ही तो है नहीं, मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया। तो ये आपके टीलोफेज में सब हो जाएगा, टीलोफेज में सब आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब आ जाएगी, एनाफेज में डिवाइड हो जाएगा और टीलोफेज में आपके सब आ जाएंगे, सेल ऑर्गेनल आ जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएंगे। तो ये आपने देखा फिजन में कैसे सेल डिवाइड होती है। ठीक है, अब सेल डिवाइड ये आपने देख लिया कि कैसे आपकी सेल डिवाइड होती है। अगले अब देखिए, यहाँ पर आपने सिर्फ फिजन के बारे में ये देखा कि फिजन होता कैसे, मैकेनिज्म कैसे होता, ये आपके लिए जरूरी था। अगर ये आप समझ गए तो कभी आप भूलेंगे नहीं कि फिजन में कैसे क्या होता है। ठीक है, फिजन के बारे में आपने इतना सब चीज देखा। अगले वीडियो में मल्टीपल फिजन